तो फ़िल्म की शुरुआत होती है ईजा से, जो कि अपनी कहानी हमें सुनाती है। वो बताती है कि मुझे हर रात ये ख्वाब आता है, जिसमें वो एक बहुत बड़ा घर देखती है और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम आदमी को देखती है, जो हर रोज़ उसके पास आता है। आज भी वो हम देखते हैं कि रियल लाइफ़ में भी वो डीमन उसके पास था, यानी कि वो एक डीमन था। हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर एक डीमन का कब्ज़ा है, कि रात को ईजा की जब आँख खुलती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके हस्बैंड आने वाले थे। उसके साथ-साथ उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा लेट आने लगा था। अब ईजा अपने हस्बैंड को हर चीज़ उसकी जगह पे रखने को कहती है, लेकिन वो हर चीज़ अपनी जगह पे रखता भी है, लेकिन वो डीमन उसकी जगह से वो चीज़ें हिला देता है, जिसकी वजह से ईजा को गुस्सा आ जाए और वो अपने हस्बैंड से लड़ाई करे। वो उन दोनों के दरमियान बहस भी हो जाती है। इस बहस की वजह से ईजा का हस्बैंड बगैर खाना खाए ही जाकर सो जाता है। अगले दिन ईजा जब काम पे जाती है, तो वो दोस्त को सारी टेंशन बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, तो सही कह रहा है तुम्हारा हस्बैंड, तुम उसे सही तरह से ध्यान भी तो नहीं देती और ना ही तुम उसकी केयर करती हो, तुम उसके लिए सजती संवरती नहीं हो। आज जब वो घर पे आए, तुम उसके लिए सजना संवरना और उससे अच्छे तरीके से बात करना। दूसरी तरफ हमें ईजा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि अपने सीनियर से कह रहा था कि ईजा मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है और मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। उसका सीनियर उसे कहता है कि क्या पता तुम भी अपनी बीवी से अच्छे तरीके से बात करते हो या नहीं, लेकिन आज तुम उससे अच्छे तरीके से बात करना। ईजा का हस्बैंड जब घर पे आता है, तो वो देखता है कि ईजा सजी-सवरी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार हुई थी। अब वो बहुत खुश हो रहा था और वो अच्छे तरीके से उसको ट्रीट भी कर रही थी। अब उसके हस्बैंड उसे प्यार भी कर रहा था और उसे टेंशन भी दे रहा था। इज़ा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही तो वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करे। इसी दौरान हम उस डीमन को भी यहाँ पर देख पाते हैं। जैसे ही ईजा सोती है, उसे दोबारा से वही ख्वाब आता है, वही हैंडसम आदमी उसके ख्वाब में आया और वो ईजा से बहुत गुस्से से बात करता है और वो कहता है कि तुम मेरी कैद से नहीं जा सकती। और ईजा वहाँ से डर कर भागती है और ख्वाब में हम देखते हैं कि उस आदमी ने, यानी कि उस हैंडसम आदमी ने ईजा को एक फूल भी दिया है। जब उसकी आँख खुलती है रियल हकीकत लाइफ में, तो वो देखती है कि वो फूल उसके पास ही पड़ा हुआ है। ईजा की जब आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो वहाँ पे था ही नहीं। वो जब बाहर देखती है, तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने आज उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। इन दोनों की ये सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़रती है और दोनों ही एक-दूसरे से माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं कि हमारी पिछली गलतियों को हमने एक-दूसरे की माफ़ कर देते हैं और आगे की लाइफ़ अच्छे से गुज़ारेंगे। जैसे ही ईजा गैलरी में जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पे वही फ्लावर पड़ा हुआ है, जो कि उसने रात को ख्वाब में देखा था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके उठाने से पहले ही कोई हाथ उसको उठा लेता है। वो देखती है कि वही हैंडसम आदमी, जो कि उसके ख्वाब में आता है, आज हकीकत में उसके सामने था। वो उसकी इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ईजा उससे काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। इससे ज़्यादा भी डरने की बात थी कि ईजा जब उसे शीशे में देखती है, तो उसका रिफ्लेक्शन में वो एक डीमन था। ईजा और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो एक शैतान था, एक डीमन था। ये देखते-देखते उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके पीछे ही उसकी दोस्त भी चली जाती है। ईजा वहाँ पे वॉमिटिंग करती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त देखती है कि उसकी वॉमिटिंग में खून के साथ-साथ कुछ कीड़े-मकोड़े भी उसके खून में थे। शाम में अब ईजा की बहन उसके पास आती है। वो दोनों एक-दूसरे से बातें करती हैं। ईजा काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि हेल्दी होने के बावजूद भी उसके पास कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई बच्चा हुआ ही नहीं था। अभी वो अपने हस्बैंड को कुछ मेडिसिन सेंड करती है ताकि वो ले आए। अब ईजा का मैसेज मिलते ही उसका हस्बैंड खाली बिल्डिंग में आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे ईजा फिर रही है। वो ईजा के पीछा करता है, लेकिन ईजा वहाँ पे छुप जाती है। अब उसका हस्बैंड भी उसके पीछे-पीछे भागता है। एकदम से वो देखता है कि ईजा वहाँ पे खड़ी हुई है। वो देखता है कि ईजा प्रेग्नेंट हो गई है। ईजा काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही है और उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका देखते-देखते ही वो चिल्ला रही है और उसका साथ ही बच्चे को बर्थ दे दिया है। यानी कि उसका बच्चा भी साथ ही पैदा हो गया है। और वो बच्चा देखने में एक शैतानी लग रहा था और वो ईजा के हस्बैंड की तरफ भागता है। ईजा का हस्बैंड अपनी जान छुड़ाकर आगे की तरफ भागता है। तभी वहाँ पे एक मुलाजिम आ जाता है और वो उसे अपनी सारी बात बताता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब ईजा का हस्बैंड छुट्टी लेकर घर पे चला जाता है। वो जाता है, तो ईजा उससे बात करती है, लेकिन वो ईजा से अच्छे तरीके से बात नहीं करता और ईजा भी इस बात को नोट कर रही थी। लेकिन ईजा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बताता उसे और कहता है कि सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को अपने पास बुला लेना, और सोने के लिए चला जाता है।
अब वो जब सोने के लिए जाता है तो उसे वही ख्वाब दोबारा से आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरता है। सुबह जब होती है तो वो तो ईजा केयर टेकर को बुलाती है। वो केयर टेकर ईजा की मसाज मसाज करती है और उसे बताती है कि वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। लेकिन ईजा का हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि 6 मंथ से हम तो एक-दूसरे के करीब आए ही नहीं, तो ये बच्चा किसका है? वो सोचता है कि शायद मेरी बीवी मुझे चीट कर रही है। अब ईजा का हस्बैंड इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, लेकिन ईजा इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब ईजा का हस्बैंड अपने सीनियर के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि ईजा से तुम खुद ही बात करो इस बारे में। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईजा इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो सारे कोलीग्स को मिठाई खिलाती है और उन सबको ही खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईजा की दोस्त इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसने पिछले दिनों ईजा की वॉमिटिंग में खून देखा था। वो इस सारी बातें ईजा को बताती है, लेकिन ईजा की बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईवा के हस्बैंड गराज में आते हैं, एक गाड़ी में उसे एक डीमन का बच्चा दिखाई देता है। वो जब उस बच्चे को देखता है, वो बच्चा उसके पास आने की कोशिश करता है, वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो पीछे से हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा डीमन ने पकड़ा हुआ है। अब वो घर आता है तो वो ईजा का फ़ोन चेक करता है, उसमें एक लड़की की उसे चैट मिल भी जाती है। वो ईजा से पूछता है, वो ईजा से बताती है कि वो उसका सिर्फ़ दोस्त है, उसकी अपनी वाइफ़ से लड़ाई हुई है, इस वज़ह से वो मुझसे बात शेयर कर रहा था और कोई भी बात नहीं है उसके और मेरे दरमियान में, कुछ भी नहीं। ईजा को भी अब समझ आ रही थी कि उसका हस्बैंड उस पे शक क्यों कर रहा है। तभी वो कहती है कि कल हम लोग टेस्ट करवाएँगे और तुम्हें पता चलेगा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। सुबह जब ये लोग लैब में जाते हैं तो वो डॉक्टर उसे चेक करती है, ईजा को चेक करती है तो वो बताती है कि ईजा तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ईवा के हस्बैंड को बताती है कि असल में जब कोई लड़की अपने ज़हन पे सवार कर लेती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो उसे यही फ़ील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। केयर टेकर ने भी इसीलिए उसको ये कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, दरअसल उसकी बॉडी शेप उसको बता रही थी। अविजा तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसका हस्बैंड और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ पे एतबार नहीं किया। कि जब अपनी सारी बातें अपनी दोस्त को आके बताती है, तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, ये कुछ सही नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि तुम्हें मैं एक कारी साहब के पास लेके जाऊँगी। जब वो एक कारी साहब के पास उसको लेके जाती है, तो कारी साहब देखते हैं कि उसके साथ एक डीमन है, वो डीमन को देख लेते हैं। अब वो ईजा और उसकी दोस्त को अंदर बुला लेते हैं, तभी वो पूछता है कि कुछ जिन्नों का काम ये होता है कि वो लोगों की मैरिड लाइफ है उनको ख़राब करते हैं, तो मैं किसी किस्म के ख्वाब तो नहीं आते। ईजा भी उसे बताती है कि उसकी रात को इस तरह के ख्वाब आते हैं। इसी दौरान वो उनको अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है, तो कारी साहब उसको कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ईजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ईजा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो इसकी वजह से उसकी दोस्त भी आज उसके साथ ही रुकती है। जब ईजा सो जाती है तो वो घर से निकलती है, तभी वो रास्ते में वो एक कैट को देखती है, एक कैट के बच्चे को देखती है और वो उसे उठाकर किसी दूसरे कोने में रख देती है। लेकिन उसे कुछ अजीब-सा लग रहा था, जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे वही जिन था। दरअसल इसी जिन से बचाने के लिए तो वो ईजा को उस कारी साहब के पास लेके गई थी, लेकिन गे जिन तो काफ़ी गुस्से में आया हुआ था और ईजा की दोस्त को मार देता है। अब ये सब कुछ ईजा अपने ख्वाब में भी देख पा रही थी। जब वो ख्वाब से उठती है तो वो देख बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो बाहर उठ के भाग कर आती है तो वहाँ पे लोगों का शोर देखती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त मरी पड़ी है ज़मीन पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। ईजा बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी वजह से, उसकी दोस्त की मौत की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा था। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से ही उसकी दोस्त मरी है। लेकिन ईजा का जब हस्बैंड घर पे आता है तो वो देखता है कि ईजा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। जब वो आता है तो ईजा बहुत ज़्यादा रो रही थी और ईजा उसे अपनी सारी बात जो कि उसके साथ हो रही थी, वो सारी बात सुनाती है। इन दोनों की बातों के दरमियान ही ईजा का पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो। इन दोनों को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह ईजा अपने हस्बैंड को वो बात बताती है जो कि उसे ख्वाब में आते थे और कारी साहब ने उसे बताया था कि ये सारी चीज़ें एक जिन दिखाता है जो कि लोगों को घर पर बात करना चाहता है। अब ईजा के हस्बैंड को यही सही लगता है कि वो कारी साहब के पास उसको ले जाएँ। जब वो कारी साहब के पास उसको लेके जाते हैं, तो कारी साहब उसके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उसका दम करने शुरू कर देते हैं। प्रोसेस के दरमियान ईजा के अंदर डेविल की रूह भी आ जाती है। वो बताता है कि क्योंकि तुम लोग मुझे इससे दूर नहीं कर सकते क्योंकि इसने दूसरे डायमेंशन में, दूसरी दुनिया में मुझसे शादी की हुई है।
उसके ये बोलते ही वो डीमन उसकी बॉडी से वापस चला जाता है। कई सब उनको बताते हैं कि ये डीमन इसी तरह लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करते हैं। इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है और इससे छुटकारा पाने की वजह से मैं तुम लोगों को कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जो कि तुम लोगों ने 14 दिन के लिए पढ़ने हैं। अब वो दोनों घर पे आ जाते हैं। वो 14 दिन तक बल्कि काफ़ी दिन तक वो एक दूसरे से साथ ही रहते हैं और वो वर्ड्स भी पढ़ते रहते हैं। अब इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर रही थी। अब इसको ख्वाब भी नहीं आ रहे थे। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड उसे कहता है, ये देखिए ईजा का हस्बैंड उसे कहता है कि मुझे दूसरे शहर जाना है, मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे इस काम से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। ईजा भी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और तुम जाओ, मैं अब आराम से रह लूँगी। ईजा अब अपने हस्बैंड के जाने के बाद वही अल्फाज़ दोहराती है जो कि कारी साहब ने उसको दिए थे और आराम से सो जाती है। आज उसके घर में भी कुछ अजीब चीजें हो रही। वो शैतान वापस आ चुका था। सुबह जब युवा अपने काम पे जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे एम्प्लॉयज उनकी आंखें काफी ज्यादा अजीब तरीके से हो गई हैं और वो ईवा से काफी ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। वो सारे उसको कह रहे थे कि तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती और वो वहां से भाग जाती है। अब रात होती है तो ईजा अपनी दोस्त को अपनी बहन को अब रात होती है तो ईजा अपनी बहन को अपने पास बुला लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब ईजा अपने हस्बैंड को भी सारी बात ये बता देती है फ़ोन पर। तभी उसका हस्बैंड अब उसकी बहन से बात करता है और उसे कहता है कि तुमने ईजा को किसी भी हालत में सोने नहीं देना, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब ईजा सोई थी तो डेमन ने उसकी दोस्त को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक बेड पे लेटी हुई हैं। ईजा की बहन उसे बातों में काफ़ी ज़्यादा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ईजा फिर भी सोने की कोशिश करती है। फिर भी उसकी बहन उसे उठाती है, लेकिन ईजा नहीं उठती। वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी बहन उसके हाथों से भी हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईजा फिर भी नहीं उठती। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन वो ईजा की बहन के ऊपर हाथ रखता है और मैं उसे अंदर की तरफ खींचता है, फिर उसे खींचकर बाहर ले जाता है। और वो जब कमरे से बाहर जाती है तो वो कोई ना दिखने वाली चीज़ उसे उठाकर दीवार से मारती है। अब दूसरी तरफ हम मीजा को देखते हैं जिसका पेट अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जैसे कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हो। उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अब वो अपने पेट में छुरियाँ घोंपने लगी थी ताकि वो बच्चा बाहर निकाल सके। तभी वहाँ पे ईजा का हस्बैंड आ जाता है और वो देखता है कि ईजा की बहन काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। वो उसे होश में लाता है और ईजा को उठाकर वो कारी साहब के पास ले जाते हैं। यहाँ पर कारी साहब के पास और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे और वो जिन को निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं और ईजा को दरम्यान में लटा लेते हैं। यहाँ प्रेयर शुरू की जाती है और दूसरी दुनिया दिखाई जाती है हमें, यानी कि ईजा को दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है अपने ख्वाब में। दूसरी दुनिया में भी ईजा को वो प्रेयर साफ सुनाई दे रही थी। वो उस प्रेयर के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो जिन यहाँ पे आता है और ईजा से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ईजा उसे डर कर इधर-उधर भागती है और वो जिन आकर ईजा को जकड़ लेता है। जैसे ही वो ख्वाब भी दुनिया में यानी कि जिन्नों की दुनिया में उसे जकड़ता है तो रियल दुनिया में भी हमें दिखाया जाता है कि ईजा की आंखें अब शैतानी हो चुकी हैं। उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी हैं और वो ऊपर की तरफ उछल रही है। तभी वो ईविल की तरह हंस भी रही थी। ये लोग अब प्रेयर को और ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने लग गए थे, जिससे वो जिन डर भी रहा था, लेकिन वो जिन कारी साहब को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन कारी साहब उसे नहीं डरते और अपनी प्रेयर को और ज़्यादा ऊँचा कर देते हैं। इसी तरह जब वो प्रेयर ज़ोर-ज़ोर से पढ़ते हैं तो जिन अपना कंट्रोल खो देता है और ईजा जब बेड पे आती है तो वो उसका हस्बैंड उसके कान में वही वर्ड कह रहा होता है जो कि कारी साहब ने उनको बताए थे और उसे ईजा को अपने ख्वाबों की दुनिया में यानी कि जिन्नों की दुनिया में उसको सुनाई दे रहा था कि उसके हस्बैंड उसे कह रहा था कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब बीजा को जिन्नों की दुनिया में भी वो प्रेयर्स काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही थी। दूसरी दुनिया में जिन्न उसको जकड़े हुए था, लेकिन वो फिर भी वो प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देती। यानी कि जो कारी साहब और बाकी सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रहे थे, वो ईजा को जिन्नों की दुनिया में भी सुनाई दे रही थी और वो भी इस प्रेयर को पढ़ना शुरू कर देती है। तभी जिन्नों की दुनिया तबाह होना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी ईजा को अब होश आ चुका है, यानी कि जिन्न भी उसे छोड़कर जा चुका है। ईजा अब उस जिन से पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी, यानी कि कारी साहब का प्रेयर थी वो उनके लिए काम आ गई थी, यानी कि उनके काम आ गई थी और वो जिन से छुटकारा मिल गया था उनको। ईजा और उसका हस्बैंड और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश थे उसके लिए। 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ईजा के 2 बच्चे भी हो चुके थे। ईजा की बहन उन बच्चों के साथ खेल रही थी। जब उन बच्चों को लेने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि वही डेमन यानी कि वो हैंडसम आदमी उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। ईजा की बहन को वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है।
इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उस डीमन ने ईजा को छोड़ तो दिया था लेकिन पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मूवी के एंड पर हमें वो लड़की भी दिखा दी जाती है जिसके ऊपर ये कहानी बनी है, यानी कि ये एक सच्ची कहानी है और ये लड़की अपनी कहानी खुद ही बता रही है।